नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, बहुत ही लंबे समय के बाद ये अपनी क्लास आई है और इसकी सूचना हमने पूर्व में अपना जो लास्ट वीडियो था उसके अंतर्गत दी थी कि 8 फरवरी तक जो है हमारे रेगुलर जो है बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवकाश नहीं था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी हमने ऐप के ऊपर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट जो है वो अपलोड किए हैं और निःशुल्क टेस्ट जो हैं उसको आप अच्छे से दें। वहाँ से आपके ईवीएस यूँ कह सकते हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के सभी के टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और सारी टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज हैं। तो अब देखिए, आप कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंतर्गत मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो टेस्ट कहाँ पर उपलब्ध होंगे आपको और कैसे आपको जो है करना है। तो सबसे पहले तो आप स्टडी विद री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है अपना वो डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज दे रखी है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, वो आपको होम स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको दिखाई देगी और वहाँ से आप जो है फ्री मटेरियल में टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो उसका मैं अलग से कल वीडियो भी बना दूंगा। इससे पहले भी 2-3 वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। तो देखिए, आज की क्लास हमारी रहेगी गणित शिक्षण की वीडियो को लेकर और आज के बाद जो हमारी हमारी जो क्लासें रहेगी गणित शिक्षण वीडियो की, उसके अंतर्गत देखिए एक क्लास और रहेगी जो अपनी बात करेंगे हम बची हुई शिक्षण विधियों की। आज की क्लास में हम देखिए आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, चारों के बारे में बेहद ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत। देखिए 7 टॉपिक हम पहले करवा चुके हैं, ये अपना 8वां टॉपिक है और इसका पार्ट 1 ये रहने वाला है। पार्ट 2 के अंतर्गत हम बात करेंगे जिसमें हम प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, अनुसंधान विधि, प्रायोजन विधि और इसी के साथ प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि, इनके बारे में चर्चा करेंगे और उसी के अंत में हम देखेंगे खेल विधि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि लगभग एक एक दो दो प्रश्न वहां से भी पूछे गए हैं। सर्वाधिक प्रश्न आपके आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण और प्रयोगशाला विधि से पूछे गए हैं। तो अब देखिए अब हम क्लास को जो है शुरू करते हैं। 2 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी जो है पुरानी अपनी जानकारी जो थी वो प्रदान की है और आगे की क्लास कब आएगी, तो आगे की क्लास जो है वो संभवतः कल ही आ जाएगी और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ 2 या 3 दिन में जो है चालू कर दी जाएगी। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ काफ़ी शॉर्ट है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बेहद ही फटाफट हम करवा देंगे। ऐप के अंदर हमने संस्कृत से रिलेटिव 750 प्रश्न जो हैं वो डाले हैं। अगर आप उनको भी कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न वहाँ से गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए, अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले देखिए, आप गणित शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शिक्षण विधि जो है शिक्षण का क्या है, एक साधन है। शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण सिद्धांत होते हैं या शिक्षण अधिगम सामग्री होती हैं, ये सीखने के क्या होते हैं, केवल साधन होते हैं। सीखने का साध्य नहीं है। चाहे आप पाठ्यपुस्तक को ले लो, चाहे शिक्षण विधि को ले लो, चाहे शिक्षण सूत्र को ले लो, शिक्षण अधिगम सामग्री को ले लो, सारी चीज़ें आपके जो हैं शिक्षण अधिगम के क्या हैं, साधन हैं। शिक्षण विधि का शिक्षण के उद्देश्यों से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण विधि का संबंध किससे है, शिक्षण के उद्देश्यों से है। हम टॉपिक 9 जो हम लेकर आएंगे उसमें हम बात करेंगे, मतलब आगे वाली जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे। देखिए, गणित की शिक्षण विधि जो अपनी बची हुई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम शिक्षण उद्देश्य जो है अपने शैक्षिक उद्देश्य उसके ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। गणित शिक्षण में लिखित तथा मौखिक कार्य पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे कि गणित शिक्षण में प्रमुख पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो गणित से संबंधित हैं और प्रमुख गणितज्ञ कौन से हैं। इस प्रकार से एक कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, अपना वीडियो भले ही कोई 1000 व्यक्ति देखें या 5000 व्यक्ति देखें, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप जो है परीक्षा में कितने अंक लाते हैं, क्योंकि यहाँ से 100% कवर हो जाएगा आपका। तो आप अब परीक्षा में कितने अंक लाते हैं, आपका क्या फीडबैक रहेगा, आप जो है वीडियो पर क्या कमेंट करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं अन्य स्टूडेंट के लिए भी मोटिवेशन का काम करती है और हमारे लिए भी जो है वो मोटिवेशन का काम करेगी। तो देखिए, आप माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952-53, जिसको मुदलियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसने जो है शिक्षण विधि के बारे में क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है। शिक्षण विधि चाहे वह अच्छी हो या बुरी, शिक्षण तथा छात्रों में अवयवी यानी एक व्यवस्थित ढंग से घनिष्ठता संबंध स्थापित करती हैं। यानी कि एक घनिष्ठता का संबंध स्थापित करती हैं किसके मध्य, छात्र और शिक्षण दोनों के अंतर्गत जो है। जैसे देखिए, शिक्षक तथा छात्रों में
शिक्षण नीतियाँ शिक्षक तथा छात्रों में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करती हैं। दूसरा हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अलावा जॉन डीवी ने जो है शिक्षण पद्धति के बारे में क्या कहा है। तो देखिए आप, शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। जॉन डीवी जिन्होंने करके सीखने पर बल दिया था, करके सीखने पर बल दिया था, और इसीलिए इनको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जो है उनके जनक कहा जाता है जॉन डीवी को। तो जॉन डीवी जो हैं उन्होंने शिक्षण पद्धति के बारे में क्या कहा है, शिक्षण विधि के बारे में क्या कहा है कि यह वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को क्या करते हैं, व्यवस्थित करके फिर निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। शिक्षण के प्रमुख स्तर कौन से हैं? तो शिक्षण के 3 स्तर हैं। शिक्षण के तीनों स्तरों में सबसे निम्नतम स्तर है आपके स्मृति स्तर, जो किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। मध्य लेवल का स्तर है आपके बोध स्तर, जिसको समझ भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर समझने पर बल दिया जाता है अवबोध पर, तो ये आपके मॉरिसन ने दिया है। और सबसे उच्च स्तर का आपके हैं वो है चिंतन स्तर, जिस पर किसने बल दिया है, हंट ने। यानी कि आपके स्मृति लो लेवल का होता है, उससे उच्च होता है आपके बोध या समझ, और सर्वोच्च होता है आपके चिंतन स्तर। ये सीखने के या ये कह सकते हैं आपके शिक्षण के तीनों स्तर यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं आपके गणित शिक्षण के अंतर्गत। देखिए क्लासेस जो हैं हम बिल्कुल अब फटाफट आपके लिए करने वाले हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है, और ये बीएड के एग्ज़ाम जो थे हमें संभावना नहीं थी कि ये बीच में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी वह एन कैन प्रकरण जैसे भी हो गए हैं एग्ज़ाम तो। और आप सभी साथी जो हैं ऐप पर लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस दौरान आपको ऐप पर जो सामग्री मिलेगी वो आपके लिए रीट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। साइकोलॉजी की पीडीएफ भी हमने आपको सेंड कर दी है, अन्य विषय की पीडीएफ भी। अब देखिए सब काम एक साथ करने की वजह से 1 या 2 दिन का समय और लग सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप ऐप पर नोटिफिकेशन आए उसको आप चेक करते रहें कि कब कौन सी सामग्री जो है आपके लिए अपलोड हो रही है। अब देखिए आप आगमन विधि, आगमन विधि जो है वो आपके गणित शिक्षण के लिए क्या है। गणित शिक्षण में आगमन विधि जो है उसको गणित शिक्षण के लिए क्या माना जाता है, एक श्रेष्ठ विधि माना जाता है। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, आगमन निगमन विधि अगर साथ में आए तो वो आपके सर्वश्रेष्ठ होगी, लेकिन अगर आगमन और निगमन में से एक को चुनना है तो आपके गणित शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, आगमन विधि आपके लिए श्रेष्ठ होगी। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, अरस्तु हैं। आप इस आ से अरस्तु को याद रख सकते हैं। तो आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। अब देखिए आगमन विधि से संबंधित केवल एक परिभाषा शिक्षण शास्त्र में देखने को मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा हम कह सकते हैं। लैंडन की एक परिभाषा है, जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण, क्रियाएं अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और इसके पश्चात बालकों से स्वयं निष्कर्ष निकलवाने, देखिए यहाँ पर देखिए आप स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तो हम आगमन विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। मतलब विद्यार्थी से अगर स्वयं निष्कर्ष निकलवाना है, स्वयं निष्कर्ष निकलवाने की ये विधि है, ये आपके कौन सी है, आगमन विधि है। और नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि या श्रेष्ठ विधि कौन सी है, आपके आगमन विधि है। नवीन प्रश्नों को, नवीन समस्या को हल करने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है, आपके आगमन विधि श्रेष्ठ विधि है। आगे हम देखेंगे आगमन विधि के सोपान। आगमन विधि के सोपान कौन कौन से हैं, तो देखिए आप सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद इनका निरीक्षण करने के पश्चात सामान्यीकरण या नियमीकरण किया जाता है, यानी कि नियमों का निर्धारण किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, जो कॉमन बात होती है उसके आधार पर सूत्र का निर्माण किया जाता है, और उसके बाद आपके सत्यापन या परीक्षण का कार्य किया जाता है। अब आगमन विधि के अंतर्गत अब तक रीड में परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम देखते हैं। आगमन विधि सूत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त विधि है। देखिए आगमन विधि क्यों उपयुक्त है, क्योंकि इस विधि के द्वारा आप देखिए नियमीकरण और सामान्यीकरण होगा, और नियमीकरण और सामान्यीकरण जब होगा तो इसको कहते हैं कि आपके सूत्र, नियम या सिद्धांत का निर्माण। सूत्र, नियम या सिद्धांत जो होता है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इसी को कहते हैं आपके नियमीकरण या सामान्यीकरण की प्रक्रिया। तो आगमन विधि उपयुक्त विधि है, किस कार्य के लिए उपयुक्त है। रीट में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि सूत्र की स्थापना के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो आगमन विधि। और आगमन विधि उपयुक्त विधि है किस कार्य के लिए, तो सूत्र की स्थापना के लिए आपके आगमन विधि उपयुक्त है। आगे हम देखेंगे
निगमन विधि में सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और जबकि यहाँ पर सूत्र की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, वहाँ पर सूत्र की सहायता ली जाती है। हम कंपेयर करके भी दोनों शिक्षण विधियों को आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, मानसिक शक्ति द्वारा किसी विशेष नियम अथवा सिद्धांत पर पहुंचना, यही आपके सामान्यीकरण करना कहलाता है। अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षण के माध्यम से अगर किसी सामान्य नियम तक अपन पहुंचते हैं, किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निर्माण करते हैं, तो वही आपके क्या कहलाता है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि आपके आगमन विधि में यूज में ली जाती हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट देखेंगे, साधारण ब्याज की समस्याओं को हल करके सूत्र की स्थापना करना। कुल मिलाकर सूत्र की स्थापना करना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। सूत्र की स्थापना करना, नवीन नियम का निर्माण करना, मतलब स्थापना करना, निर्माण करना, रचना करना, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा, आगमन विधि के अंतर्गत आ जाएगा। सर्वप्रथम कक्षा में अध्यापक छात्रों के समक्ष साधारण ब्याज से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम क्या कार्य करता है, देखिए सर्वप्रथम क्या करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा उनका हल एक एक नियम द्वारा ज्ञात करवाएगा, जिसकी सहायता से साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र का निर्धारण करेंगे। मतलब देखिए, एक एक नियम का प्रयोग करते हुए, मतलब अलग अलग सवालों को जब हम सोल्व करेंगे एक एक नियम की सहायता से, तो एक सामान्य सूत्र का निर्माण होगा, यानी कि आपके साधारण ब्याज का जो सूत्र होगा उसका निर्माण होगा। तो ये देखिए, उदाहरण प्रस्तुत करना और उसके बाद सूत्र का निर्धारण करना, यही आपके कौन सी विधि है, आगमन विधि है। तो आगमन विधि के बारे में जो भी जानकारी थी वो आपको दी है। आगे हम आगमन विधि के सूत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कब पढ़ेंगे, जब हम निगमन विधि पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करके दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि आपके अच्छे से समझ भी आ जाए और कोई भी प्रश्न आपके गलत भी ना हो। दूसरा आप देखिए, निगमन विधि। निगमन विधि जो है, इसके जनक अरस्तु हैं। एक जगह हमने देखा है हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत, लेकिन देखिए शिक्षण शास्त्र में कई जगह इसका प्लेटो भी लिखा गया है। तो अगर आपको द्वंद्व की स्थिति हो तो आप ध्यान रखिएगा, अगर अरस्तु ऑप्शंस में ना हो तो आपको प्लेटो जो है वो भी आपकी क्या होगा, सही होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिपादक आपके पूछे जाए तो अगर अरस्तु ऑप्शंस में है तो अरस्तु है, लेकिन अगर वैसे तो ऑप्शंस में आपको अरस्तु और प्लेटो में एक ही देखने को मिलेगा। अगर अरस्तु नहीं है और प्लेटो है तो आपके प्लेटो ही सही आपके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, विद्यार्थियों को पहले से ही एक सूत्र, नियम अथवा सिद्धांत बता देता है। मतलब इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों को पहले से ही एक नियम के बारे में जानकारी दे देता है, और उसके आधार पर, ये यूँ कह सकते हैं कि उसकी सहायता के आधार पर, सहायता यहाँ पर ली जाती है किसकी, नियम या सूत्र की। उसके आधार पर विद्यार्थी जो है समस्या को हल कर लेते हैं एवं नियमों, सिद्धांतों व सूत्रों की पुष्टि करते हैं। निर्माण नहीं करते हैं, पुष्टि करते हैं कि जो नियम और सूत्र जो है वो लगाए हैं उससे आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं है। ठीक है, निगमन विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। सूत्र तथा नियमों की क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं, यानी कि इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसका निर्माण नहीं करते हैं। देखिए, आगमन विधि जो है आपके, आगमन विधि में सूत्र जो होता है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसका क्या करते हैं, निर्माण। जबकि आपके निगमन विधि जो होती हैं, निगमन विधि में सूत्र जो है, नियम जो है, उसकी सहायता या उसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यहीं से आपके रीट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, निगमन विधि जो है इसके सोपान कौन कौन से हैं। तो पहला सोपान है इसका नियमीकरण, नियम। जो नियम आपको दे रखा है उस नियम की सहायता से आपको अलग अलग उदाहरणों के संदर्भ में इसके निष्कर्ष निकालना है, और अंत में आपको परीक्षण या सत्यापन करना है। ये परीक्षण या सत्यापन जो है वो आपके यूँ कह सकते हैं आगमन विधि में भी है और निगमन विधि में भी है, और दोनों में अंत में है। अंतिम स्टेप आपके यही है। आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, क्षेत्रफल के सूत्र का क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार की लैंग्वेज आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी कि सूत्र का प्रयोग करना है तो निगमन विधि हो जाएगा, सूत्र का निर्माण करना है तो आपके आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगमन और निगमन विधि का जब एक साथ प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए गणित शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। जब आगमन तथा निगमन का साथ साथ प्रयोग किया जाता है तो गणित शिक्षण में वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ये आपके प्रश्न रीट 2015 लेवल 2 में भी पूछा गया था कि गणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आगमन डेस निगमन विधि, यानी कि आगमन निगमन विधि जो है उसका एक साथ प्रयोग करने पर आपके उपयुक्त विधि आपके हो जाती हैं। और अगर अलग अलग हो, ऑप्शंस में आगमन अलग हो, निगमन अलग हो, तो आपकी आगमन जो है वो श्रेष्ठ होगी।
एक दूसरे के विपरीत दिखने वाली ये विधियां, आगमन व निगमन, एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक भी होती हैं। मतलब इसके नियम, सूत्र, सिद्धांत थोड़े अलग अलग हैं, शिक्षण सूत्र वगैरह, लेकिन ये विपरीत होने के साथ साथ क्या है, पूरक भी है। तो ज़्यादा सही आपकी क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा आप, विपरीत की जगह आप ध्यान रखिएगा पूरक कीजिएगा, क्योंकि इसका साथ साथ प्रयोग अधिकांश किया जाता है, वही आपके लिए श्रेष्ठ होता है। तो विपरीत की बजाय ये क्या है, आपके पूरक हैं। अब देखिए आप, आगमन और निगमन विधि में क्या अंतर है, इसको हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो सारे शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, अमनोवैज्ञानिक होते हैं। मतलब जो इधर देखने को मिलेगा आगमन में, उसका जस्ट उल्टा आपको निगमन में देखने को मिलेगा। देखिए, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, ये इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये सारे शिक्षण सूत्र क्या हैं, ये सारे शिक्षण सूत्र जो हैं वो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र। इसीलिए कहा जाता है कि आगमन विधि में मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का, देखिए शिक्षण सूत्र कैसे होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे। इन मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, जबकि निगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या होंगे, अमनोवैज्ञानिक होंगे। इसलिए ये विधि जो है आगमन आपके श्रेष्ठ मानी जाती हैं निगमन की तुलना में। अब देखिए, यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो आपके प्रश्न पूछा गया है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट कहलाते हैं आपके उदाहरण, सामान्य कहलाते हैं आपके नियम। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण विधि का मतलब सूत्र का प्रयोग आपके आगमन विधि के अंतर्गत किया जाता है। और यह प्रश्न आपके रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 के अंतर्गत पूछा गया है। अब देखिए, आपके रीट 2012 लेवल 1 में क्या प्रश्न पूछा गया था। वहां पर पूछा गया था कि सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो निगमन विधि के अंतर्गत किया जाता है। कुल मिलाकर सीधी सटीक बात यह है, जितने भी मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र आपने पढ़े हुए हैं, जो कि हमने हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत करवा दिए थे, और अभी भी आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे 5 से 6 वो आपको बता दिए हैं। ये सारे मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र किसके हो गए, आपके आगमन के, क्योंकि ये श्रेष्ठ विधि हैं, इसमें खोज को बढ़ावा मिलता है। लेकिन निगमन आपकी अच्छी विधि नहीं मानी जाती हैं, ये रटने पर बल देती हैं, इसलिए इसके शिक्षण सूत्र भी सारे क्या हैं, अमनोवैज्ञानिक है। तो ये शिक्षण सूत्र आप कंपेयर मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा शिक्षण सूत्रों में समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये इसको नोट डाउन भी कर ले और इसको याद जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं 2 और इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, आगमन विधि में नए नियम सूत्र की खोज, स्थापना या निर्माण किया जाता है, जो कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए, 2 बार रीट में प्रश्न पूछा गया है कि नए सूत्र की मतलब आगमन विधि में क्या कार्य किया जाता है, तो सूत्र की, नए सूत्र की स्थापना की जाती है। जबकि निगमन विधि में क्या होता है, पूर्व ज्ञात नियम, सूत्र, सिद्धांत की सहायता या उपयोग लिया जाता है। उसकी नियम की सहायता ली जाती है, नियम का उपयोग किया जाता है, नियम का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि अपसारी विधि होती है, यानी कि इसमें चिंतन क्या होते हैं, खुले विचार होते हैं, खुले विचार होते हैं। इसमें बालक जो है खुद जो है ज्ञान का निर्माण करता है, जबकि आपके अभिसारी चिंतन जो होता है उसमें विचार क्या होते हैं, बंद होते हैं, सीमित विचार होते हैं आपके। इस वजह से यह विधि जो है आपके अधिक उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, मनोवैज्ञानिक विधि है कौन सी, आपकी आगमन विधि। आगमन विधि में मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। उसके अलावा यह विधि जो है कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और निगमन विधि आपके कौन सी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह आगमन विधि आपके छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है और निगमन विधि आपकी बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। और आगमन विधि में छात्र स्वयं करके सीखता है, इसलिए ये प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, स्थायी प्रवृत्ति का होता है। और यहाँ पर आपके निगमन विधि में प्राप्त ज्ञान अस्थायी प्रकृति का होता है। आगमन विधि में छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास होता है और निगमन विधि में रटन व स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि इसमें बालक क्या करता है, रटता है। आगमन विधि में अनुसंधान या खोज को बढ़ावा मिलता है, खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, जिससे बालक में क्या होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और विषय वस्तु जो है वो उसमें आनंद आता है, यानी कि रोचकता का भाव बना रहता है। जबकि इसमें जो है किसी भी प्रकार का अनुसंधान निगमन विधि में नहीं किया जाता है।
पूर्व नियमों पर ही निर्भर रहा जाता है। इस वजह से इसमें क्या रहती हैं, नीरसता रहती हैं। आगमन विधि में समझ का विकास होता है, जबकि निगमन विधि में स्मरण शक्ति का विकास होता है। आगमन विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। देखिए शिक्षक भी सक्रिय तो रहता है, शिक्षक भी सक्रिय रहता है, शिक्षक भी सक्रिय रहता है, लेकिन अधिक सक्रिय कौन रहेगा, आपके छात्र अधिक सक्रिय रहेगा। लेकिन निगमन विधि में केवल छात्र जो है निष्क्रिय के रूप में रहेगा, अध्यापक सक्रिय रहेगा। इसमें कौन सक्रिय रहेगा, आपके अध्यापक सक्रिय रहकर ही सारा ज्ञान आपको प्रदान करेगा। तो ये केवल सूत्रों को छात्र जो है इसमें रटेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण गति मंद रहेगी आगमन विधि में, समय अधिक लगेगा, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होगा। ये यहाँ पर देखिए दोष है। क्या है ये, एक आगमन विधि का दोष है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखेगा किसी कार्य को, तो शिक्षण गति क्या रहेगी, मंद रहेगी, इसमें समय भी अधिक लगेगा और पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होगा। लेकिन निगमन विधि में केवल छात्र को रटना है, नियम पहले से दिए हुए हैं, तो ये त्वरित विधि है, इसमें समय कम लगेगा और पाठ्यक्रम समय पर आपके पूर्ण हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गया, देखिए इसका गुण हो गया, किसका, निगमन विधि का गुण हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगमन विधि में अधिक समय में कम ज्ञान मिलता है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, जबकि ज्ञान कम मिलता है। लेकिन निगमन विधि में क्या होगा, कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसलिए बड़ी कक्षाओं के लिए, बड़े पाठ्यक्रम के लिए ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। आगमन विधि में परिश्रम भी अधिक लगेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन निगमन विधि में परिश्रम जो है कम लगेगा। नेक्स्ट है, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, यानी कि आगमन विधि पर आधारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका अभाव है, जबकि निगमन विधि में पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। आगमन विधि में प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बालक को जो है केवल गाइडेंस देनी होती है और अध्यापक के निर्देशन, यूँ कह सकते कि मार्गदर्शन में छात्र स्वयं जो है वो कार्य करता है। जबकि निगमन विधि में प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है सीधे नियमों के माध्यम से जो है अध्ययन करवा दिया जाता है। तो ये आपके आगमन और निगमन विधि का अंतर भी हमने पढ़ लिया, आगमन और निगमन विधि को अलग अलग से भी हमने पढ़ लिया है, और इन दोनों को एक साथ प्रयोग करने पर किस प्रकार की विषय वस्तु आपके लिए उपलब्ध रहेगी वो भी हमने आपको बता दिया है। अब आप देखिए विश्लेषण और संश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि में क्या है, विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, यानी कि एनसीईआरटी कहती है कि एनसीईआरटी के अनुसार विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग करना, अलग अलग भागों में डिवाइड करना। जैसे कोई विषय वस्तु है उसको अलग अलग भागों में, खंडों में जो है वो विभाजित करना, वो आपकी क्या कहलाती है, विश्लेषण विधि। इसमें समस्या को छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर, छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसकी तह में जाना, वह देखना कि दरअसल समस्या कहाँ है, क्या समस्या है, इसके लिए क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। इस तरह से अज्ञात का रहस्य खोलते खोलते ज्ञात तक पहुंचते हैं, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। और इस विधि का प्रत्येक पद तर्कयुक्त, विधिवत, श्रृंखलाबद्ध, कारण सहित होता है। यानी कि विश्लेषण विधि अच्छी विधि है। इसके अंतर्गत ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें देखिए शिक्षण सूत्रों के लिए मैं आपके बताऊंगा आपको कि इसमें शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो निगमन की बात ही अमनोवैज्ञानिक होते हैं, लेकिन ये विधि जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपके मनोवैज्ञानिक होती हैं। तो आगे हम देखेंगे। अब देखिए विश्लेषण विधि में रेखागणित में किसी साध्य प्रमेय को सिद्ध करने में भी विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। बीजगणित में समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि विश्लेषण विधि आपके लिए काफी उपयोगी विधि है। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है आपके विश्लेषण विधि। देखिए प्रश्न कैसा पूछ रहा है, प्रश्न में ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, इस पर आपका आंसर जो है डिपेंड करेगा। तो प्रश्न में प्रायोजना विधि, प्रदर्शन विधि दे रखी थी, तो वहां पर आपके अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हो गई है, विश्लेषण विधि हो गई। देखिए विश्लेषण विधि काफी इंपॉर्टेंट है, रेखा गणित में भी इंपॉर्टेंट है, आपके बीज गणित में समीकरण को हल करने में भी है, अंक गणित में भी है, और रीट 2015 लेवल 2 में अंक गणित की उपयुक्त विधि के अंतर्गत आपके विश्लेषण विधि को माना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में एनसीईआरटी के अनुसार अलग अलग भागों को क्या करना है, जोड़ना है, संश्लेषित करना यानी कि जोड़ना है, और इकट्ठा करना, समेकित करना, एकत्रित करना या मिलाना
ये इसी के पर्यायवाची हैं। और अलग अलग भागों को जोड़ना किस विधि के अंतर्गत है? संश्लेषण विधि के अंतर्गत। ये आपके रीट 2021 लेवल 1 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। अब आपको पता भी चल रहा होगा साथ के साथ कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कंटेंट किस हद तक अपने को तैयार करना है। ठीक है। प्रोफेसर यंग की परिभाषा है कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास में से तिनका निकाला जा सकता है, लेकिन विश्लेषण विधि में तो वो तिनका जो होता है वो घास से स्वयं ही बाहर निकल कर आ जाता है। यानी कि संश्लेषण विधि में तो हमें सूखी घास में से तिनका निकालना पड़ता है, लेकिन विश्लेषण विधि में वो तिनका स्वयं जो है वो घास से बाहर निकल कर आ जाता है। यानी कि विश्लेषण विधि एक अच्छी विधि मानी जाती है। कुछ नया प्राप्त करने, नवीन निष्कर्ष के लिए विभिन्न कथनों या भागों का संयोजन किसमें किया जाता है? तो वो आपके संश्लेषण विधि के अंतर्गत किया जाता है। रीट 2022 लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि देखिए, नवीन निष्कर्ष की प्राप्ति ये भी इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। और इन भागों को विभिन्न कथनों, देखिए विभिन्न कथनों या विभिन्न भागों का संयोजन, संयोजन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। कुल मिलाकर नवीन निष्कर्ष निकालना है, या इन भागों को जोड़ना, ये आपके किसके अंतर्गत आएगा? संश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगा। एक दूसरे के विपरीत दिखने वाली ये विधियां, विश्लेषण तथा संश्लेषण, एक दूसरे की क्या है? पूरक हैं। ये विपरीत नहीं है, ये क्या है? पूरक हैं। पहले विश्लेषण का प्रयोग होता है, फर्स्ट में देखिए किसका प्रयोग होगा? आपके विश्लेषण का। और उसके बाद में जो है आपके किसका प्रयोग होगा? संश्लेषण का प्रयोग होगा। ये विशेष तथ्य हैं, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से फैक्ट हैं। और यहाँ से रीट 2017 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है, और संभावना भी बन रही है कि यहाँ से ये प्रश्न वापस पूछा जा सकता है। ठीक है। विश्लेषण संश्लेषण विधि का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो वो भी आपके लिए क्या रहेगा? श्रेष्ठ। देखिए एक बार पुनः मैं इन सभी विधियों के बारे में आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आगमन विधि और निगमन विधि अलग अलग दे रखा हो तो आगमन श्रेष्ठ है। आगमन निगमन अगर दोनों साथ में दे रखा है तो आगमन निगमन श्रेष्ठ है। संश्लेषण विश्लेषण अलग अलग दे रखा है तो विश्लेषण श्रेष्ठ है। और विश्लेषण और संश्लेषण अगर साथ दे रखा है तो दोनों एक साथ जो है वो आपके श्रेष्ठ हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर लिया है, और आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व करना है। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षण सूत्र तो अमनोवैज्ञानिक है, किसके? विश्लेषण के, लेकिन विधि मनोवैज्ञानिक कौन सी है? विश्लेषण है। और शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक किसके हैं? संश्लेषण के, लेकिन संश्लेषण विधि वास्तविक में क्या है? अमनोवैज्ञानिक है। ये यहाँ आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए आप, अब अज्ञात से ज्ञात, ये आपके अमनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र हैं। निष्कर्ष से अनुमान, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, या अप्रत्यक्ष को प्रमाण भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष को प्रमाण भी कहते हैं, और प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सारे शिक्षण सूत्र कैसे हैं? अमनोवैज्ञानिक। ये अमनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र किसके समान है? निगमन के समान है। तो कुल मिलाकर निगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं वैसे के वैसे शिक्षण सूत्र किसके हैं? विश्लेषण विधि के हैं। लेकिन निगमन तो अमनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन यहाँ पर विश्लेषण विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि अज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में किया जाता है? तो विश्लेषण विधि के अंतर्गत किया जाता है। कुल मिलाकर शिक्षण सूत्र से संबंधित प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है। और इसके जस्ट विपरीत जो सूत्र हैं, मतलब ये अमनोवैज्ञानिक सूत्र हैं किसके? विश्लेषण विधि के। तो संश्लेषण विधि के सूत्र कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी यहाँ पर आप प्रमाण लिखे, देखिए ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये जितने भी शिक्षण सूत्र हैं ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक। फिर आप ध्यान रखिएगा मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र किसमें? आगमन में है, और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र किसमें? निगमन में। वापिस यहाँ पर देखिए, विश्लेषण विधि के अंतर्गत शिक्षण सूत्र कैसे हैं? अमनोवैज्ञानिक है, और संश्लेषण के अंतर्गत कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक है। लेकिन अब विधि के बारे में जब हम चर्चा करेंगे आगे, तो आप देखेंगे, देखिए
विश्लेषण विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि इसके सूत्र कैसे हैं, अमनोवैज्ञानिक है। यही तो आपके प्रश्न पूछने का एग्जामिनर को मौका मिलता है कि यहाँ से बच्चा फंस सकता है और यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो संश्लेषण विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। विश्लेषण विधि में प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है। मतलब अब जो गुण जो है इसके सारे कैसे हैं, आगमन विधि की तरह है। इसके शिक्षण सूत्र जो है वो निगमन विधि की तरह है, लेकिन इसके गुण कैसे हैं, आगमन विधि की तरह है। इसीलिए ये कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें तार्किक व वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान प्राप्ति होती है, खोज की विधि है, और समय व परिश्रम इसमें क्या होता है, अधिक लगता है। क्यों अधिक लगता है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं खोज कर समस्या का हल करता है। अध्यापक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन ज़्यादा सक्रिय कौन रहता है, विद्यार्थी रहता है। इसमें कल्पना शक्ति व आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं समस्या का हल करता है। और माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। और विश्लेषण का पहले प्रयोग किया जाता है और संश्लेषण का प्रयोग बाद में किया जाता है। तो देखिए आप कंपेयर में ये सारी चीज़ें जो हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि किसके अंतर्गत है, आपके संश्लेषण विधि के अंतर्गत ये सारी अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें समय व परिश्रम तो देखिए कम लगता है, लेकिन रटने के कारण अतार्किक व अमनोवैज्ञानिक विधि है। प्राप्त ज्ञान कैसा होगा, आपके अस्थायी होगा। और शिक्षक इसमें अधिक सक्रिय रहेगा, छात्र इसमें क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। छात्र कैसा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। और कल्पना शक्ति का इसमें अभाव पाया जाता है, और ये आपके बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये आपके कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो देखिए सामान्यतः अगर देखा जाए तो विश्लेषण विधि का प्रयोग करने के बाद ही संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथक या स्वतंत्र इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको किसी एक पृथक एक यूँ कह सकते हैं विधि के रूप में किसी भी कक्षा स्तर के लिए उपयोगी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, विश्लेषण विधि में समस्या को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है, तोड़ा जाता है, और अलग अलग खंड जो है, खंड खंड करने के बाद उसका क्या किया जाता है, हल किया जाता है। यानी कि समस्या को तोड़कर हल किया जाता है। जबकि संश्लेषण विधि में समस्या के विभिन्न भागों को जोड़कर या संयोजन करते हुए हल किया जाता है। विश्लेषण विधि में जटिल समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है, जबकि संश्लेषण विधि में सरल समस्या होती है और सरल ही ये विधि होती है जिसके माध्यम से हल निकाल लिया जाता है। विश्लेषण विधि रोचक होती है और संश्लेषण विधि क्या होती है, नीरस होती है। और विश्लेषण विधि में जो उत्तर प्राप्त होता है वो स्पष्ट उत्तर होता है, क्योंकि वह, और यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक विधि है विश्लेषण विधि, इसमें स्पष्ट रूप से उत्तर प्राप्त होता है, जबकि संश्लेषण विधि में उत्तर कैसा रहता है, अस्पष्ट रहता है। ये हमने आपको आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण के बारे में कंप्लीट बताया, और यहाँ से आपको पता भी लग गया है कि देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि ये आपके गणित शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। आगे की क्लास में हम प्रयोगशाला विधि के बारे में चर्चा करेंगे, अनुसंधान विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रोजेक्ट विधि के बारे में, और प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि और खेल विधियाँ, इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसी के साथ हमारे गणित की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी, और शिक्षण विधियों के अंतर्गत फिर शिक्षण उद्देश्य जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। और मौखिक लिखित कार्य तथा गणित की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन हैं, मतलब प्रमुख गणितज्ञ कौन है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ अपनी गणित की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो जाएगी। ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर ले। उसके ऊपर शानदार जो है आपको टेस्ट सीरीज दी गई है, निःशुल्क दी गई है, और वहाँ से प्रश्न बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ईवीएस का भी कंप्लीट करवा दिया, विगत प्लस संभावित, साइकोलॉजी का भी करवा दिया, हिंदी शिक्षण विधियों का विगत आपको व्याकरण भी उपलब्ध करवा दी, और संभावित में आपको शिक्षण विधियाँ विगत और संभावित दोनों उपलब्ध करवा दी हैं। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हमने उपलब्ध करवा दी हैं, विगत और संभावित, और संस्कृत व्याकरण जो है हमने विगत उपलब्ध करवा दी हैं। गणित की शिक्षण विधियाँ और गणित की विषय वस्तु जो है उसको हमने विगत के रूप में आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो चुकी हैं, और इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। तो ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।